कला हमेशा से मानव सभ्यता की आत्मा रही है। अक्सर कहा जाता है कि जहां शब्द कम पड़ जाते हैं वहां रंग बोलते हैं। लेकिन भारतीय इतिहास में कई ऐसे पल आए हैं जब किसी कैनवस पर उकेरे गए रंगों ने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया। जब एक आर्टिस्ट के ब्रश ने सीधे सत्ता को चुनौती दी और उसकी कला को पल भर में अपराध मान लिया गया। इस एक्सप्लेनर में हम उसी गहरे और जटिल टकराव को डिकोड करेंगे जो कला, कानून और सेंसरशिप के बीच सदियों से चला रहा है। ये सिर्फ एक पेंटिंग का मुद्दा नहीं है, बल्कि अभिव्यक्ति और उस पर नियंत्रण की एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक लड़ाई है। कहानी की शुरुआत करते हैं एम.एफ. हुसैन से, जिन्हें पूरी दुनिया भारत का पिकासो मानती थी। वो भारतीय आधुनिक कला के एक बहुत बड़े स्तंभ थे। लेकिन विडंबना देखिए, जिस जीनियस ने अपनी कला से भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, उसे अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ा। उनकी अंतिम सांसें अपनी मातृभूमि से बहुत दूर निकलीं। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने इतने बड़े आर्टिस्ट को एक रिफ्यूजी या निर्वासित जीवन जीने पर मजबूर कर दिया? ये नंबर देखिए, 2000। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। 1990 के दशक में जब राजनीतिक और धार्मिक ध्रुवीकरण बहुत तेज हो रहा था, तब एम.एफ. हुसैन की कुछ पुरानी पेंटिंग्स अचानक विवादों में आ गईं। हैरानी की बात तो यह है कि ये चित्र उन्होंने 1970 के दशक में बनाए थे, जिनमें हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया गया था। लेकिन जब 1996 में एक मैगजीन ने इन चित्रों को छापा तो पूरे देश में जैसे तूफान आ गया। इसका नतीजा, हुसैन के खिलाफ देश भर के अलग अलग थानों और अदालतों में 2000 से ज्यादा क्रिमिनल केस दर्ज कर दिए गए। अब सोचिए, एक उम्रदराज इंसान के लिए देश के हर कोने में जाके मुकदमों का सामना करना शारीरिक और मानसिक रूप से कितना असंभव रहा होगा। मुकदमों का ये जो अंतहीन सिलसिला शुरू हुआ, उसके साथ साथ उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थीं और उनकी गैलरियों पर हमले हो रहे थे। इसी दबाव में आकर 2006 में हुसैन को भारत छोड़ना पड़ा। उन्होंने पहले कतर और फिर ब्रिटेन की नागरिकता ले ली और 2011 में लंदन में उनका निधन हो गया। उनका ये आखिरी बयान बेहद मार्मिक है। ये सिर्फ एक इंसान का दुख नहीं है, बल्कि ये साफ दिखाता है कि जब कला और कानून आपस में टकराते हैं तो उसकी मानवीय कीमत कितनी भारी चुकानी पड़ती है। तो आज के इस विश्लेषण का एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम एम.एफ. हुसैन की ट्रेजेडी से शुरू करके प्राचीन और आधुनिक कला की तुलना करेंगे, अंग्रेजों के दौर की सेंसरशिप को समझेंगे, आज़ाद भारत के कानूनों पर बात करेंगे, वैश्विक कानूनों को देखेंगे और अंत में डिजिटल आर्ट यानी NFT के भविष्य पर चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, एम.एफ. हुसैन की त्रासदी। इस पूरी घटना का टाइमलाइन बहुत दिलचस्प है। जैसा कि हमने बात की, पेंटिंग्स बनी 70 के दशक में, लेकिन बवाल 26 साल बाद 1996 में शुरू हुआ। अचानक 8 गैलरियों पर हमले होने लगे, सरेआम पेंटिंग्स जलाई जाने लगीं। पुलिस ने उनके खिलाफ IPC की धारा 153A, 295A और 298 के तहत केस दर्ज कर लिए, जो मूल रूप से धार्मिक भावनाओं को भड़काने और आहट करने से जुड़े हैं। ये इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे दशकों पुरानी कोई कलाकृति अगर राजनीतिक या सामाजिक माहौल बदल जाए तो रातों रात अपराध बन सकती है। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, प्राचीन स्वतंत्रता और आधुनिक सेंसरशिप के बीच का टकराव। आर्ट हिस्टोरियंस अक्सर इसे एक बहुत बड़ी विडंबना की तरफ इशारा करते हैं। जरा बाईं ओर भारत की प्राचीन मंदिर कला को देखिए। खजुराहो, कोणार्क, अजंता, यहाँ नग्नता और कामुकता को पूरी तरह से आध्यात्मिकता और दिव्यता का हिस्सा माना गया है। आज हम इन मूर्तियों को राष्ट्रीय धरोहर मानकर इनकी हिफाजत करते हैं। लेकिन दाईं ओर देखिए, जब कोई मॉडर्न आर्टिस्ट उसी प्राचीन परंपरा से प्रेरित होकर कैनवास पर वैसा ही कुछ बनाता है तो उसे FIR, मुकदमों और जेल का सामना करना पड़ता है। मतलब पत्थर पे उकेरी गई नग्नता पूजनीय है, लेकिन उसी चीज को अगर ब्रश से पेंट कर दिया जाए तो वो क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता है। ये आधुनिक सेंसरशिप पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। तो ये सेंसरशिप आई कहां से? यही है हमारा तीसरा भाग, कला दमन की औपनिवेशिक यानी कॉलोनियल जड़ें। मॉडर्न सेंसरशिप के इस माइंडसेट को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा। साल 1905 में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के जनक अवनींद्रनाथ ठाकुर ने भारत माता की वो मशहूर पेंटिंग बनाई। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये चित्र रातों रात राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया। इससे ब्रिटिश सरकार इतनी घबरा गई कि 1910 में उन्होंने इंडियन प्रेस एक्ट लागू कर दिया। ये एक्ट सिर्फ किताबों के लिए नहीं था, इसके जरिए वो चित्रों और पोस्टरों को भी कंट्रोल कर रहे थे। 1920 के दशक तक तो नौबत ये आ गई कि अंग्रेजों ने महात्मा गांधी की तस्वीरों के सार्वजनिक प्रदर्शन, यहां तक कि दुकानों में उन्हें टांगने तक पर रोक लगा दी थी। इस लिस्ट को देखकर साफ पता चलता है कि अंग्रेज आखिर किस चीज से खौफ खा रहे थे। उनके लिए भारत को एक मां के रूप में दिखाना ही सीधा देशद्रोह था, क्योंकि ये उनकी कॉलोनी वाले कॉन्सेप्ट को चुनौती देता था।
उन्होंने भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक और 1857 की क्रांति के नायकों जैसे रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीरों को देशद्रोही सामग्री घोषित कर दिया था। यहां तक कि राजा रवि वर्मा की कला, जो भारतीय संस्कृति के गौरव को दिखाती थी, उसे भी अंग्रेजों ने अपने सिविलाइजिंग मिशन के खिलाफ माना। कुल मिलाकर कला उस वक्त आज़ादी की लड़ाई का एक ऐसा हथियार बन चुकी थी जो अदृश्य था लेकिन बेहद असरदार था। चलिए अब आज़ाद भारत की बात करते हैं, हमारे चौथे हिस्से में धार्मिक संवेदनाएं और कानून। आज के समय में कला पर जो सबसे बड़ा कानूनी डंडा चलता है वो है आईपीसी की धारा 295A। ये कानून 1927 में अंग्रेजों के जमाने में ही बना था। इसका काम है धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर आहत करने को अपराध घोषित करना। लेकिन इस कानून के साथ सबसे बड़ा पेच ये है कि ये बहुत सब्जेक्टिव है। मतलब जो कला किसी एक इंसान को बहुत प्रेरणादायक लग सकती है, वही सेम कला किसी दूसरे इंसान की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है। और क्योंकि इस कानून को आसानी से मोड़ा जा सकता है, एक आर्टिस्ट की क्रिएटिव आज़ादी कब एक लीगल कंप्लेंट में बदल जाए पता ही नहीं चलता। और ये सेंसरशिप किसी एक धर्म या समुदाय तक ही सीमित नहीं है। इस टेबल को देखिए। 1996 में केएम मदनी की जीसस क्राइस्ट पेंटिंग पर ईसाई समूहों ने कड़ा विरोध जताया। 2000 के दशक में सिख गुरुओं के मॉडर्न चित्रण पर पंजाब में बहुत हंगामा हुआ। और 2007 में तो बलौदा की एमएस यूनिवर्सिटी में एक बड़ा बवाल हुआ जब चंद्रमोहन नाम के एक फाइन आर्ट स्टूडेंट की एग्जीबिशन पर कुछ धार्मिक संगठनों ने हमला कर दिया। उल्टे उस छात्र को ही धारा 295A के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। ये सीधे तौर पर एक एजुकेशनल कैंपस में एकेडमिक और आर्टिस्टिक आज़ादी पर बहुत बड़ा हमला था। सेक्शन 5। तो दुनिया भर में इस मामले पर क्या स्टैंड लिया जाता है? आइए कला की वैश्विक कानूनी व्याख्या पर नजर डालते हैं। अगर भारत के इस लीगल फ्रेमवर्क की तुलना हम पश्चिमी देशों से करें तो तस्वीर काफ़ी अलग दिखती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी तो देता है, लेकिन तुरंत बाद अनुच्छेद 19(2) सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के नाम पर उस पर पाबंदियां यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगा देता है। दूसरी तरफ फ्रांस में कला की स्वतंत्रता एक बहुत बड़ा मौलिक मूल्य है। वहां बेहद विवादित आर्टवर्क पर भी कलाकारों को जेल नहीं भेजा जाता। अमेरिका में फर्स्ट अमेंडमेंट कलाकारों को ऐसे किसी भी धार्मिक अपराध के मुकदमों से एक बहुत बड़ी ढाल देता है। भारत में जो उचित प्रतिबंध की बात है वो अक्सर कला पर काफी भारी पड़ जाती है। अब इस घरेलू राजनीति और कानूनों का असर सिर्फ भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कला बाजार भी इससे अछूता नहीं रहा है। क्रिस्टी और सोदेबी जैसे दुनिया के सबसे बड़े ऑक्शन हाउसेस को अक्सर भारत से आने वाले दबाव का सामना करना पड़ता है। चाहे वो अमृता शेरगिल का काम हो, मदर टेरेसा का विवादित चित्रण हो या एमएफ हुसैन की सरस्वती पेंटिंग। जब भी ये कलाकृतियां विदेशों में नीलाम होने जाती हैं तो भारत से भारी सामाजिक और कानूनी दबाव बनाया जाता है, जिसके चलते कई बार इन ग्लोबल नीलामियों को बीच में ही रोकना या कैंसिल करना पड़ जाता है। और अंत में भाग 6 एनएफटी और कला का डिजिटल भविष्य। ये आज के कला जगत की सबसे फ्रेश और अनसुलझी डिबेट है। अब बहुत से आर्टिस्ट अपने उस काम को, जिसे शायद भारत में फिजिकली विवादित माना जाता, उसे ब्लॉकचेन तकनीक के जरिए एनएफटी या नॉन फंजिबल टोकन के रूप में डिजिटल मार्केट में बेच रहे हैं। इससे एक बहुत ही ट्रिकी लीगल सिचुएशन पैदा हो गई है। अगर कोई पेंटिंग भारत में फिजिकली बैन है लेकिन उसे डिजिटल रूप में किसी ग्लोबल सर्वर पर बेचा जा रहा है, तो क्या वहां भारत के सेंसरशिप कानून लागू हो सकते हैं? क्योंकि इंटरनेट की तो कोई भौगोलिक सीमा होती ही नहीं है। इसलिए हमारे पुराने कानून यहां आकर बिल्कुल बेबस नजर आते हैं। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। कला ने पत्थर की नक्काशी से शुरुआत करके कागज, कैनवास और अब डिजिटल क्लाउड तक का सफर तो तय कर लिया है, लेकिन उस पर नियंत्रण और सेंसरशिप का जो साया है वो भी कदम दर कदम उसके साथ चला है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये नया डिजिटल युग वाकई भारतीय कलाकारों को वो आज़ादी दे पाएगा जो अंग्रेजों के बनाए कानूनों ने उनसे छीन ली थी, या फिर भौतिक दुनिया की ये पुरानी सेंसरशिप एक डिजिटल रूप लेकर क्लाउड में भी कला का पीछा करती रहेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य में कला और कानून दोनों की दिशा तय करेगा।